जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा और आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट या मिश्र समानुपात बोलते हैं और कंपाउंड प्रपोर्शन बोलते हैं। और इसमें किस टाइप के सवाल बनते हैं उस पर एक चर्चा करते हैं, फिर इसके चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कोई काम है, 5 पुरुष उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन में पूरा करते हैं तो 10 पुरुष मतलब 10 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। या फिर कोई खाद्य सामग्री है, 5 लोग मिल करके 10 दिन में 50 किलो चावल खाते हैं या फिर 20 किलो चावल खाते हैं, 20 केजी चावल खा लेते हैं। 10 पुरुष मिलकर के 15 दिन में कितना चावल खाएंगे। ऐसे प्रकार के इस प्रकार के सवाल मिश्र समानुपात में या कंपाउंड प्रपोर्शन में बनते हैं। अब इसमें कंपाउंड प्रपोर्शन में कुछ जानकारियां हम लोगों को होना आवश्यक है। जैसे संबंध जो है वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। संबंध चैप्टर के सिलसिले में संबंध कैसे है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। जैसे सीधा अनुपात, एक होता है सीधा अनुपात और एक होता है विलोमानुपात या उल्टा अनुपात भी कह सकते हैं, विलोमानुपात। सीधा अनुपात से मतलब है कि पहली वस्तु अगर बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु भी बढ़ेगी। लेकिन विलोमानुपात में क्या है, अगर पहली वस्तु बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु का दाम कम होगा। ये है सीधा अनुपात में। जब भी दो राशियां होंगी, अगर पहली राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ेगा। लेकिन विलोमानुपात में क्या होगा, यदि पहली राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का मान कम होगा। ठीक है, उल्टा अनुपात होता है ये। जो सीधा अनुपात होगा उसी का व्युत्क्रम विलोमानुपात होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सीधा अनुपात किसमें होता है। जैसे काम और समय, काम और समय। यदि आपको ज्यादा काम करवाना है तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा काम करवाना है तो ज्यादा समय लगेगा, कम काम करवाना है तो कम समय लगेगा। ऐसे करके हम लोग देखते चलेंगे। दूसरा है काम और कर्ता, काम और कर्ता। ज्यादा काम होगा तो ज्यादा लोग लगेंगे करने के लिए और कम काम होगा तो कम लोग लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही दूरी और समय, क्या दूरी और समय, दूरी और समय। अधिक दूरी होगी तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा दूरी होगी तो ज्यादा समय लगेगा और कम दूरी तय करने के लिए कम समय लगेगा। इस प्रकार से। चौथा है उपभोक्ता और राशन, उपभोक्ता और राशन। अगर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा राशन लगेगा, कम लोग होंगे तो कम राशन लगेगा। इस तरीके से ये सीधा अनुपात होता है। परिभाषाएं ना लिख करके हम लोग डायरेक्टली समझ रहे हैं कि काम और समय में सीधा अनुपात होता है। कैसे होता है, अगर अधिक काम करवाना है तो ज्यादा समय लगेगा, अधिक समय लगेगा। कम काम करवाना है तो कम समय लगेगा। ऐसे ही काम और कर्ता में भी सीधा अनुपात होता है। दूरी और समय में भी सीधा अनुपात होता है। उपभोक्ता और राशन में भी सीधा अनुपात होता है। अब उल्टा अनुपात कहाँ पे होगा, उल्टा अनुपात देखते हैं। चाल और समय, चाल प्रोपोर्शन टू 1/टाइम। ये बताओ, अगर चाल बढ़ा देंगे हम, जिस स्पीड से जिस चाल से हम चल रहे हैं, अगर चाल बढ़ा देंगे तो कम समय लगेगा ना भाई। हमें 10 किलोमीटर जाना है, अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे, पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे थे, अब हम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, तो जब हम स्पीड बढ़ा देंगे तो कम समय लगेगा। ये बात यहाँ पर आती है।
ठीक है। तो चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दूसरा है कार्य क्षमता, ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। कार्य क्षमता और मजदूरी या समय में व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी वो किसी काम को कम समय में कर लेगा ना। जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी वो काम को करने में समय कम लगाएगा, ज्यादा समय नहीं लगाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इतने की ही जरूरत पड़ेगी हमको इस चैप्टर में। और इसके आगे जो है हम सवाल को करते हैं। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं और कैसे सवाल लगाए जाते हैं, पहले हम लोग नियम के अनुसार चलेंगे, फिर हम लोग जो भी छोटी मोटी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं उनको देखेंगे। 5 कलम का मूल्य 45 रुपए है। देखते हैं ये ऐकिक नियम से कैसे लगेगा और नियम से कैसे लगेगा अपने वाले। 5 कलम का मूल्य 45 रुपए है। तो बताइए 9 कलम का मूल्य कितना होगा। 9 कलम का मूल्य कितना होगा। अब इसको ऐकिक नियम से कैसे लगाएंगे इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे इसको देखते हैं। जैसे 5 कलम का मूल्य कितना है, 45 रुपए ना। तो 1 कलम का मूल्य निकाल लेंगे। 1 कलम का क्या करते हैं, 45/5 यानी 9 रुपया होगा। 1 कलम का मूल्य जब 9 रुपए है तो 9 कलम का मूल्य 9 गुणे 9 यानी 81 रुपए होगा। 81 रुपए। भाई आपको 10 रुपए किलो कोई चीज मिल रही है तो आपको 10 किलो खरीदना है तो 10 से गुणा ही तो करते हैं। ठीक है, तभी तो 100 रुपए होगा। ऐसे ही अगर 9 कलम खरीदना है, 1 कलम का मूल्य 9 रुपए है तो 9 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 81 रुपए हो जाएगा। ये हो गया ऐकिक नियम के द्वारा, इसको हमने ऐकिक नियम से लगाया और 81 रुपया आया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अभी जो सीधा अनुपात और उल्टा अनुपात हम लोगों ने पढ़ा उसका यूज करके कैसे लगाएंगे। एक तरफ लिख लो मूल्य और एक तरफ लिख लो कलम। ठीक है, चाहे जिस तरफ दो कर लो कोई दिक्कत नहीं। मूल्य और कलम। 45 रुपए में क्या मिल रहा है, 45 रुपए में या फिर 45 रुपए में 5 कलम मिल रही है ना। 45 रुपए में 5 कलम मिल रही है। उसके बाद 9 कलम का दाम हमको बताना है। 9 कलम का दाम कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, 45 कलम, इसको चाहें तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं लेकिन पहले कलम को रख लिया जाता है जिससे एक सीक्वेंस नजर आएगा आपको। ठीक है, पहले वस्तु रहती है कहीं पर भी, वस्तु और मूल्य। यहाँ पर वस्तु में क्या है, कलम है ना, कलम ले लेते हैं और मूल्य रुपया में दिया गया है। चलिए, कितनी कलम है, 5 कलम है और कितने रुपए में मिल रही है, 45 रुपए में। 45 रुपए में 5 कलम मिल रही है। उसके बाद 9 कलम का मूल्य हमको बताना है। हम समझ रहे हैं कि 9 कलम का मूल्य क्या होगा, 100 रुपए होगा। मान लिया हमने कि 9 कलम का मूल्य 100 रुपए है। अब ये बताइए, यहाँ पर पहली तीर हमेशा नीचे रखेंगे और तीर क्यों लगाएंगे अभी आगे समझाते हैं आपको। पहली तीर हमेशा नीचे रहेगी। ये बताइए, यदि ज्यादा कलम खरीदना होगा तो ज्यादा रुपए लगेगा ना, यानी वस्तु और रुपए में
सीधा अनुपात होता है ना, सीधा अनुपात होता है वस्तु और रुपए में। यानी ज्यादा कलम खरीदने के लिए हमको ज्यादा रुपयों की आवश्यकता होगी। अगर सीधा अनुपात होगा तो जैसी तीर इस तरफ बनाई गई है वैसी ही तीर यहाँ भी बनाई जाएगी, और प्रायः हम बाईं तरफ वाले में तीर नीचे ही रखेंगे। अगर यहाँ नीचे तीर है तो यहाँ भी नीचे होगी। क्यों नीचे होगी? क्योंकि दोनों में सीधा अनुपात है। कम कलम खरीदने के लिए कम रुपए देने होंगे, ज्यादा कलम खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने होंगे। ऐसे करके हम लोग समझते हैं। अब जिस तरफ तीर है उसको ऊपर रखेंगे, जैसे 9/5, 9/5, ठीक है, बराबर x/45, x/45। अब इसको गुणा कर दो, 5x बराबर 9×45, x बराबर 9×45/5, 5 × 5, 5 × 9 45 और 9 × 9 81 आ गया। अब हमने इतना इसलिए किया क्योंकि हमको गुणा करना था, दिखाना था आपको। यहीं से कर दो, 5 × 5, 5 × 9 45, 9 × 9 81, 81 आएगा एक लाइन में। बस यही फिगर बनाना सीख जाए। अच्छा, छोटा सवाल था इसलिए आपको रैखिक नियम से भी अच्छा लगा। जब बड़े सवाल होंगे, 3-3 डिजिट, 4-4 डिजिट दी जाएगी, तब वहां पर लगाने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। आपका प्रश्न है, 40 व्यक्ति 180 ग्राम चावल, 40 व्यक्ति 180 केजी चावल 15 दिन में खाते हैं, 15 दिन में खाते हैं। तो बताइए 45 व्यक्ति 72 केजी चावल कितने दिन में खाएंगे, कितने दिन में खाएंगे। अब देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। 40 व्यक्ति 180 किलोग्राम चावल 15 दिन में खाते हैं। तो बताइए 45 व्यक्ति 72 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। अब देखिए इसमें कितनी चीजें हमको दी गई हैं। जो हमको ज्ञात करना होगा उसको शायद पहले रख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या ज्ञात करना है हमको? दिन। हालांकि आएगा बीच में भी रखने पर ना, दिन ज्ञात करना है, दिनों की संख्या। तो दिन को पहले रखेंगे, ठीक है। फिर व्यक्ति, और फिर व्यक्ति को ही उपभोक्ता बोल सकते हैं ना। फिर क्या है? चावल की मात्रा है ना, वस्तु है। वस्तु किसमें दी गई है? ग्राम में। व्यक्ति तो पता ही है। चलिए देखते हैं, 3 चीजें दी गई। अब 40 व्यक्ति 180 ग्राम चावल 15 दिन में खाते हैं, यानी 15 दिन में 40 व्यक्ति कितना चावल खाते हैं? 180 किलोग्राम। दूसरे लाइन में हमसे दिनों की संख्या ही पूछी गई है, यानी x दिन में कितने व्यक्ति? 45 व्यक्ति 72 किलोग्राम चावल खाएंगे। अब हमको वही रिलेशन अपडेट करना है, देखते हैं। पहला तीर हमेशा नीचे रहेगा। अब देखिए तीर कैसे अपडेट करेंगे। अगर ज्यादा व्यक्ति होंगे तो चावल जो है या वस्तु जो है वो कितने दिन चलेगी? कम दिन चलेगी ना। अगर व्यक्ति ज्यादा होंगे तो चावल या वस्तु कितने दिन चलेगी? कम चलेगी। यानी व्यक्ति और दिन में, उपभोक्ता और दिन में किसका संबंध था? उल्टा संबंध था ना। तो ये तीर ऊपर की तरफ लग जाएगा। अब
अगर ज्यादा वस्तु होगी तो ज्यादा दिन खाएगी, यानी वस्तु और दिनों में सीधा अनुपात होता है। इसको हम लोग रियल लाइफ में लेकर के और सीधा और उल्टा निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ज्यादा लोग होंगे तो जो चावल, ज्यादा लोग ज्यादा चावल खाएंगे और कम दिन तक चलेगा, ठीक है। और ज्यादा वस्तु होगी तो ज्यादा दिन तक चलेगी। तीर ऐसे रहेगा, तीर का ऊपरी हिस्सा जो है वो अंश होगा, यानी x बटे 15 बराबर होता है, इसके बाद बराबर ले लिया जाता है, ठीक है, बराबर 40 बटे 45 गुणे, यहाँ पर 72 ऊपर रहेगा, 72 बटे 180 हल कर लिया जाए, ठीक है। अब जब हल करेंगे तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 18 चौक 72, ये कितना बचा, 10 बचा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो गया 4 चौक 16, 16 बटे 3, 16 बटे 3 दिन में वो खाएंगे, यानी 3 बचे 15, 5 सही 1 बटे 3 दिन चलेगा भोजन, 5 दिन चलेगा और 1 सही 3 मतलब तिहाई दिन, 1 तिहाई दिन, ठीक है। ये तो इस तरीके से निकालना हो गया। अब इसी सवाल को एक और ट्रिक से निकालते हैं, वो एक लाइन में लगेगा। अब देखते हैं इसको दूसरे टाइप से कैसे करेंगे। एक फार्मूला है m1 d1 h1 by w1 इक्वल टू m2 d2 h2 by w। W का मतलब वर्क है, काम से है, M फॉर मैन मतलब आदमी, D फॉर डेज और H फॉर आवर मतलब कितने घंटे या कैसे काम करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है हमको। 40 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 40 पूरा करेंगे गुणे, ठीक है। पहले कितने दिन में कर ले रहे हैं, 15 दिन में। और ये जो चावल है कितने दिन तक चलता है, ठीक है, कितने दिन तक चलता है, यही वर्क हो जाएगा, यानी 180 नीचे रहेगा। इसमें वर्क को पहचानना पड़ेगा आपको। जो जैसे जो चावल दिया गया है ये क्या है, वर्क है आपका, चावल जो दिया गया है ये वर्क होगा। 40 गुणे 15 और दूसरे में क्या कितने व्यक्ति हैं, 45 गुणे, अब यहीं पर हमको दिनों की संख्या D2 निकालना है। यच दिया ही नहीं गया है तो यच का कोई मतलब नहीं है, यच नहीं दिया गया है तो यच का कोई मतलब नहीं है। W2 कितना है, 72 है, ठीक है। 18 ये 0 0 कैंसिल, 18 एकम 18, 18 तिया 72, ठीक है। 15 एकम 15, 15 तिया 45, ठीक है, 15 तिया 45। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 4 चौक 16, 3d2 बराबर 16 और d2 बराबर 16 बटे 3, 16 बटे 3। सवाल को एक बार देखते हैं फिर से, ऐसे कैसे लगाएंगे। अब ये फार्मूला है m1 d1 h1 बाई w1 इक्वल टू m2 d2 h2 बाई w2। देखो ये क्या है, आदमी है मतलब व्यक्ति गुणे दिन गुणे समय, कितने घंटे कर रहे हैं, ठीक है, आवर। वैसे ये भी है, ये क्या है, काम है, ये है आपका काम। M1 40 व्यक्ति हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, 15 दिन। चावल जो है इसी की संख्या को एक काम मान लिया गया कि इतना चावल की खपत करना है और ये 180 जो है काम हो गया। ऐसे दूसरे में 45 व्यक्ति हैं और D2 हमको ज्ञात करना है कितने दिनों में चावल खा पाएंगे। तो 72 क्या है, चावल की संख्या क्या हो गई, ये दिनों की संख्या, ये कामों की संख्या हो गई, ठीक है।
इसमें काम को पहचानना, जैसे चावल की खपत हो गई, इन सब चीज़ों को कामों में रखा जाएगा। जैसे चावल कितने दिन तक चल रहा है, जितने दिन तक चल रहा है उतने दिन तक काम होता रहा है ना, बराबर बराबर। तो इस दशा में इसको काम मानेंगे। तो ऐसे लगाएंगे 40×15/180 इक्वल टू 45×D2, यानी दिनों की संख्या याद करनी बटे 72। ये 0 से 0 कैंसिल, 18 चौक 72, ठीक है। फिर 15 एकम 15 तिया 45, यहाँ हो गया 4 चौक 16, 3 मल्टीपल हुआ, और यहाँ पर 3D2, D2 बराबर 16/3। और इसको और सरल करना चाहें तो 5 सही 1/3, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सवाल इसके लगते हैं। एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर यहाँ से विराम लेंगे, क्योंकि इसी टाइप के सवाल बराबर पूछे जाते हैं। हमारा उद्देश्य था कि हम कैसे सवाल पूछे जाते हैं इसको कर पाए, ठीक है। अब देखते हैं, 18 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग, प्रश्न है 18 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग 20 दिन में पूरा करते हैं। बीस दिन में पूरा करते हैं। तो कितने व्यक्ति पूरे काम को 40 दिन में करेंगे? तो कितने व्यक्ति पूरा काम 40 दिन में करेंगे? सवाल को पढ़ते हैं। 18 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने व्यक्ति पूरा काम 40 दिन में करेंगे? ठीक है, 40 दिन में व्यक्तियों की संख्या पूछी गई। अब आप जिस फार्मूले से चाहें उससे लगाएं, चाहे M1 D1 और H1 से लगाएं बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बाई W2। अब देखो W1 में क्या है, यहाँ पर 3/5 भाग है ना, 3/5 भाग हो रहा है कितने दिनों में? 20 दिन में। 18 व्यक्ति हैं और 20 दिनों में कर रहे हैं काम का कितना भाग? 3/5 भाग, ठीक है। अब शेष काम कितना बच रहा है? 3/5 अगर काम हो रहा है तो कितना काम बच रहा है? 2/5। तो 2/5 काम को कितने व्यक्ति 40 दिन में पूरा करेंगे? यानी M2 पूछा गया है, 40 दिनों की संख्या दे दी गई और कितना काम बाकी है? 2/5। अब इसी को हम लोग हल कर लेते हैं, चलिए 5 दोनों का ऊपर चला जाएगा, ये 18 गुणे 20 और गुणे 5 यहाँ पे बटे 3 बराबर ये हुआ M2 गुणे 40 गुणे 5 बटे 2। अब देखते हैं 5 से 5 कैंसिल हुआ, 20 एकम 20, 20 दूना 40 और 2 9 18 और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। M2 बराबर क्या आया? 6 आया, मतलब 6 व्यक्ति क्या कर पाएंगे? 2/5 भाग पूरा कर पाएंगे 6 व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल में भी होना कि कितने व्यक्ति शेष काम को 40 दिन में पूरा करेंगे? शेष काम को 40 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ऐसे हल करेंगे। और अगर पूरा काम पूछता तो यहाँ पर 1 रखा जाएगा, शेष काम हमने ले लिया तो ये इतना हो गया। अगर पूरा काम पूछेगा तो वहाँ पर 1 रख देंगे। इस तरीके से हम लोग हल करते रहेंगे।
आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमने बहुत ही सटीक ढंग से इसको भी समझ लिया। इसमें कुछ नहीं है, सीधा अनुपात हमने तरीका 2-3 बताया आपको। सीधा अनुपात, और उल्टा अनुपात, इसी पर इसका पूरा खेल है। अगर इस विधि से लगाना चाहें तो इससे लगाएं, नहीं तो M1 B1 H1 बाई W1 इक्वल टू M2 B2 और H2 बाई W2, इससे लगाएं। यहाँ पर ये क्या है, W है काम, और यम आदमी है या व्यक्ति है, डे मतलब दिन है, और एच क्या है, समय है। ठीक है, एच क्या है, समय। अगर इसमें और इफिशियंसी वगैरह दे देता है, मतलब क्षमता, जितनी भी चीजें डब्ल्यू के अलावा आएंगी वो सब ऊपर गुणा होगा उनका। ठीक है, इस तरीके से इसको भी हम लोग समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। और हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है, क्या सीखना बाकी है, इस पर एक बार चर्चा हो जाए, फिर हम लोग अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। कल नेक्स्ट डे जो है अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जैसे हम लोगों ने शुरुआत में सबसे पहले पढ़ा संख्या पद्धति। बार बार चैप्टर का नाम लिखने से एक बार ये चीजें जो है दोबारा याद आती हैं। संख्या पद्धति में हमने पढ़ा संख्याओं के बारे में, संख्याओं के प्रकार, उनके गुणधर्म, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वाभाज्य, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें जानी। और इकाई का अंक ज्ञात किया सम संख्या में। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने इसी में भाज्यता प्रमेय भी पढ़ा था सब संख्या पद्धति में। उसके बाद हम लोगों ने लासा और मासा सीखा, लासा व मासा। तीसरा हम लोगों ने जाना अनुपात और समानुपात, अनुपात व समानुपात। लासा मासा में संख्याओं का ही, जैसे दो संख्याओं का मासा कुछ है, लासा कुछ है, पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना, ये सब इस प्रकार के सवालों को हम लोगों ने लासा और मासा में सीखा जाना। फिर अनुपात और समानुपात सीखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने औसत सीखा, औसत माध्य। फिर हम लोगों ने आय संबंधी सवाल किए थे। आय संबंधी प्रश्नों को हमने अनुपात में ही रख लिया था। फिर हम लोगों ने प्रतिशत सीखा, प्रतिशत जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने प्रतिशत के बाद हम लोगों ने सीखा, प्रतिशत के बाद हम लोगों ने शायद सीखा होगा क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इसको लाभ हानि के उसमें लिखा जाए, लाभ हुआ हानि, लाभ हानि को सीखा। इसी के बाद हमने बट्टा सीखा। ठीक है, बट्टा सीखने के बाद फिर हम लोगों ने साधारण ब्याज को सीखा। साधारण ब्याज क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने पढ़ा चक्रवृद्धि ब्याज। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चक्रवृद्धि ब्याज के बाद काम और समय। और इसी का एक टॉपिक इसी चैप्टर में हम लोगों ने ले लिया नल और हौज। हौज का मतलब होता है टंकी। नल और हौज इसी चैप्टर में हम लोगों ने ले लिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा
नल और हौज के बाद, ये तो अभी एक दिन पहले तक हम लोगों ने सीखा है। नल और हौज के बाद हम लोगों ने मिश्र समानुपात सीखा। मिश्र समानुपात, और मिश्र समानुपात में ही इसमें 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं। यहीं पर हम लोगों ने इसको हल किया। इतने सारे चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, और अब हम अगला चैप्टर रखेंगे। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा चाल व समय। चाल, समय व दूरी। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग अगली क्लास में रखेंगे, चाल, समय और दूरी। तो अगला चैप्टर हमारा होगा चाल, समय और दूरी। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेज के साथ। यदि किसी चैप्टर में हम लोगों ने कम सीखा होगा तो उस चैप्टर को प्रैक्टिस सेशन में लिया जाएगा। बार बार चैप्टर्स के बारे में लिखना और अवलोकन करना ये दर्शाता है कि इन सारे चैप्टर्स को गणित विषय में हमें पढ़ना है, और सवाल कहाँ से बनते हैं ये सारी चीज़ें हम चैप्टर के नाम से ही पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। जब हम सवाल कहाँ से बन रहा है, किस चैप्टर से बन रहा है। अब जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य कुछ दिया गया है और 20% लाभ पर उस वस्तु को बेचा जाता है, यानी उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो वो सवाल लाभ और हानि के चैप्टर से होगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है, अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है या छूट दी जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये सवाल भट्टे से है। ठीक है, ये सवाल भट्टे से बन रहा है। कोई वस्तु 2 वर्षों के लिए, यदि किसी वस्तु का मूलधन 400 रुपये है, 2 वर्षों के लिए 10% के साधारण ब्याज पर दी जाती है वस्तु, तो उसका साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज पर है। चक्रवृद्धि ब्याज पर इसी तरीके से सवाल बनते हैं, वर्क एंड टाइम पर बनते हैं, नल और हौज पर बनते हैं, और कंपाउंड प्रपोर्शन से बनते हैं। अभी कंपाउंड प्रपोर्शन हम लोगों ने पढ़ा। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगला चैप्टर हमारा होगा चाल, समय व दूरी। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।